आपको स्क्रीन के ऊपर सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के मोटर वाहन चलाता है तो इसके लिए अधिकतम दंड राशि क्या है। बिना लाइसेंस के वाहन चलाने से संबंधित प्रश्न आया है, तो दोस्तों इसका सही जवाब है वो आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 500 रुपये जुर्माना। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये अगर आपके पास में धारा 177, धारा 180 और धारा 181 इन तीनों में आपको अंतर करना है, वो ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस 500 रुपये, 1000, 1500, 2000 है। धारा 177 क्या कहती है कि इस अधिनियम के किसी भी अपराध के लिए आपके ऊपर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। धारा 180 कहती है कि अगर कोई वाहन मालिक बिना किसी लाइसेंस धारक को अपना वाहन चलाने के लिए देता है तो इसमें 5000 रुपये का जुर्माना है। धारा 181 कहती है कि अगर कोई बिना लाइसेंस की गाड़ी चलाएगा तो उस पर 5000 रुपये का जुर्माना, साथ ही दोस्तों यहाँ पर 3 माह का कारावास। धारा 180 81 में दोनों भी है। लेकिन यहाँ पर जैसा कि ऑप्शंस है, इन ऑप्शन में किसी भी प्रकार से 5000 का जिक्र नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ पर सामान्य धारा का है वो इसमें मतलब अपराध है माना गया है, यानी कि धारा 177 इसमें लागू की गई है। क्योंकि दोस्तों कहीं पर भी किसी भी अपराध के लिए धारा 177 को लगाया जा सकता है। धारा 177 क्या कहती है कि भी इस मोटर व्हीकल एक्ट के जो भी नियम होते हैं, क्या होते हैं, नियम होते हैं, जो भी विनियम होते हैं, क्या होते हैं, नियम विनियम निर्देश, क्या होते हैं, नियम विनियम निर्देश या आदेश जो भी होते हैं, इनकी अगर आप अवहेलना करते हैं या पालना नहीं करते हैं तो आपके ऊपर 500 रुपये का अधिकतम जुर्माना है वो प्रथम बार में लगाया जा सकता है। दूसरी बार में दोस्तों 1500 रुपये का जुर्माना है वो लगाया जा सकता है। तो इसी हिसाब से यहाँ पर दोस्तों जो ऑप्शन नंबर 1 है इसमें राइट आंसर है आपके हो जाएगा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अगर 5000 इसमें ऑप्शन में होता तो हम 5000 करते, धारा 181 लागू करते, लेकिन यहाँ पर आपको देखते हैं कि 5000 जुर्माना नहीं है, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, 500 रुपये जुर्माना धारा 177 यहाँ पर लागू करवाएंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति, दोस्तों मैं बता देता हूं, इस पेपर में अगर आप दिल्ली पुलिस ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस ड्राइवर पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का है। इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं और ये सारे क्वेश्चंस के जवाब है आपको आने चाहिए। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, सिलेक्शन पाना चाहते हैं, तो आपको बहुत ही ज़्यादा सावधान होने की आवश्यकता है। ऐसे क्वेश्चन आपने कभी नहीं देखे होंगे, तो मैं भी देख के हैरान हूँ कि ऐसे क्वेश्चन एक ड्राइवर के एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो आप इसमें आगे जैसे देखेंगे तो तभी पता चलेगा कि कैसा पेपर है, क्या है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड्स का तो आगे चलने से पता चलेगा। यदि कोई व्यक्ति मोटर वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का उपयोग करते पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कौन सी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। लर्नर लाइसेंस अयोग्य करना, ड्राइविंग लाइसेंस अयोग्य करना, चलाए गए वाहन का पंजीयन अयोग्य करना, उसका ड्राइविंग लाइसेंस है वो निरस्त यानी कि लाइसेंस है वो रद्द करना। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस है अयोग्य करना। डिस्क्वालीफाई आपका लाइसेंस है वो कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, आपका लाइसेंस है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। किस कारण से, मोबाइल फ़ोन का अगर आप उपयोग करते हैं तो। मोबाइल फ़ोन का उपयोग करने से संबंधित जो धारा है वो धारा कौन सी है दोस्तों, आप सभी को पता है कि धारा 184 और 185 इन दोनों का संबंध खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने से है। धारा 184 तो खतरनाक तरीके से चलाना, धारा 185 शराब पीकर चलाना। तो यहाँ पर धारा 184 के तहत अगर आप यानी कि क्या करते हैं, गाड़ी चलाते हैं मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके, धारा 184 मोबाइल फ़ोन का नाम नहीं लेती, वो कहती है वाहन चलाते समय हाथ में किसी डिवाइस का उपयोग करना, वाहन चलाते समय हाथ में किसी ऐसी डिवाइस का उपयोग करना जिससे कि आपकी ड्राइविंग है वो बाधित होती है, तो आप पर है वो जुर्माना जो कि 1000 से 5000 तक हो सकता है और 6 से 12 माह तक की जेल हो सकती है का प्रावधान है। साथ ही आपका जो लाइसेंस है उसको डिस्क्वालीफाई है वो किया जा सकता है, कब तक के लिए, 3 माह के लिए। तो आपको यहाँ पर डिस्क्वालीफाई है वो परमानेंटली होता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपका जो लाइसेंस है उसे अयोग्य कर दिया जाता है, यानी कि उसको निरस्त कर दिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो बी है सही हो जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस अयोग्य करना। कौन सी धारा के तहत, धारा 184 के तहत। धारा 184 क्या कहती है, खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाना। क्योंकि अगर आपने मोबाइल से बात कर रहे हैं या मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं गाड़ी चलाते समय, तो इसका मतलब होगा कि आपका ध्यान गाड़ी पे नहीं है और आप गाड़ी चला रहे हैं, तो मतलब कि खतरनाक तरीके से गाड़ी चला रहे हैं। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है।
अस्थायी पंजीयन की वैधता खालिस्तान से अधिक नहीं होती है। बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है, फिर भी स्टूडेंट से इसको गलत करते हैं। तो आप सभी को पता है कि जो टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन होता है इसकी वैलिडिटी 1 माह होती है दोस्तों। कितनी होती है? 1 माह तक होती है। दोस्तों मैं आपसे से एक सवाल पूछता हूँ, मैं आपको अभी नहीं बताऊँगा। हम जब नया वाहन खरीदते हैं, क्या खरीदते हैं? नया व्हीकल खरीदते हैं, उसके जो हम टेम्परेरी जो रजिस्ट्रेशन प्लेट है वो लगाते हैं, तो उसका रंग क्या होता है? उसका रंग क्या होता है? साथ ही उस पर है जो यानी कि एक अक्षर लिखा जाता है A/F। A/F, इस A/F का मतलब क्या होता है? ये सब उस नंबर प्लेट पे, कई जो नंबर प्लेट्स होती है उसके ऊपर या A/F लिख दिया जाता है। तो आपको ये बताना है कि इस A/F का मतलब है वो क्या होता है। ठीक है, आगे मैं ये पूछना चाहूँगा कि माना कि आपने एक पर्सनल गाड़ी खरीदी है, क्या खरीदी है? यानी कि प्राइवेट व्हीकल खरीदा है, आपने कार खरीदी है। क्या खरीदी है? कार खरीदी है। तो दोस्तों आपको ये बताना है इसकी जो रजिस्ट्रेशन, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन प्लेट होगी उसका रंग क्या होगा, और उस पर जो अक्षर होंगे और अंक होंगे उसका रंग क्या होगा। ये कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। मैं ये जवाब है आपको नेक्स्ट क्लास में वो बताने वाला हूँ, या टेलीग्राम पर इसका जो जवाब है आपको इस प्रश्न के रूप में आपको दूंगा, वहाँ पर आपको इसका जवाब है मिल जाएगा। ठीक है, तो इस क्लास को देखने के तुरंत बाद आप टेलीग्राम पे जाएं, और टेलीग्राम पे इसकी क्विज संख्या 62 या 63 आपको मिलेगी। उसमें आपको ये प्रश्न मिलेगा, वहाँ पर इसका जवाब भी देना है। वो इससे भी खतरनाक प्रश्न होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का आपको जवाब वहाँ पे देना है। यूट्यूब पे भी मैं जो कम्युनिटी है वहाँ पर भी टेस्ट लेता हूँ, वहाँ पर भी आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये आप 3 सवालों के जवाब मुझे बताओगे। क्या क्या? भी प्लेट, जो टेम्परेरी प्लेट होती है इसका रंग, अक्षर व जो अंक होते हैं इनका रंग क्या होता है, और जो इसके ऊपर कभी कभी हम A/F लिखा हुआ देखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है। ये 3 चीज़ें आपको बतानी है। प्रश्न संख्या 4 है, क्षमता परीक्षण के संचालन के लिए प्राधिकृत व्यक्ति कौन होता है? क्षमता परीक्षण के संचालन के लिए प्राधिकृत व्यक्ति कौन होता है? यानी कि हु इज़ द ऑथोराइज्ड पर्सन टू कंडक्ट ए टेस्ट ऑफ कंपिटेंस? पंजीयन प्राधिकारी, पुलिस प्राधिकारी, लाइसेंस प्राधिकारी, उपयुक्त में से कोई नहीं। मैं 5 सेकंड तक वेट करता हूँ, आप इसका जवाब है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो दोस्तों आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताया होगा कि इसका सही जवाब क्या होगा। दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ, क्षमता परीक्षण यानी कि आप गाड़ी चलाना, आप लर्निंग लाइसेंस बनवाते हैं, उसके बाद में स्थायी लाइसेंस बनाते हैं, तो आपका टेस्ट लिया जाता है। क्या लिया जाता है? टेस्ट लिया जाता है। किसके लिए? लाइसेंस परीक्षण के लिए। तो उसको क्या कहते हैं? हम लाइसेंसिंग अथॉरिटी के नाम से जानते हैं, यानी कि लाइसेंस प्राधिकारी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, हो जाएगा। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूँ। के लिए खालिस्तान के लिए गति नियंत्रक की आवश्यकता होती है? स्टेज कैरेज, दोपहिया वाहन, पुलिस वाहन, एम्बुलेंस। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा स्टेज कैरेज। यानी कि दोपहिया वाहन होते हैं, एम्बुलेंस होते हैं, पुलिस वाहन होते हैं, ये थोड़ा सा फास्टली चलते हैं, बल्कि किसकी तुलना में? स्टेज कैरेज की तुलना में। स्टेज कैरेज किसे कहते हैं? मंजिली गाड़ी कहते हैं। किसे कहते हैं? मंजिली गाड़ी कहते हैं। मंजिली गाड़ी का मतलब क्या होता है? यात्री गाड़ी, यानी कि जिसमें यात्री बैठकर सवार करते हैं। अब यहाँ पर एक शब्द आता है ओमनी बस। ओमनी बस। अब आपको यहाँ पर ओमनी बस को और स्टेज कैरेज को वैसे तो आप एक मान सकते हैं, क्योंकि दोनों में ही यात्री सवार होकर चलते हैं। लेकिन ओमनी बस में क्या होता है? ओमनी बस में 6 से अधिक व्यक्ति बैठते हैं। क्या बैठते हैं? 6 से अधिक व्यक्ति है वो बैठकर यात्रा करते हैं। किसमें? ओमनी बस में। ये अभी हाल फिलहाल में प्रश्न आया था, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। दूसरी बात ये है कि जो स्टेज कैरेज होते हैं इनकी गति नियंत्रण का मतलब है कि इनको धीरे चलाना होता है। क्या चलाना होता है? धीरे चलाना होता है। आप सभी को पता है सड़क पर 3 लेन होती है, 3 लेन, 1 2 3। ठीक है, आप माना कि यहाँ से कोई छोटी सड़क आ रही है, यहाँ एंटर कर रहे हैं, तो जो पहली लेन होती है, दूसरी लेन होती है, इनका मतलब क्या होता है? नंबर 3 लेन होती है वो दोस्तों ओवरटेकिंग लेन होती है। क्या होती है? ओवरटेकिंग लेन होती है। बीच की दोस्तों LMV या हल्के मोटर वाहन लाइसेंस होते हैं उनके लिए होती है। नंबर 3 है वो भारी वाहनों के लिए होती है। तो आपको ये तीनों लेनों के बारे में भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो तीसरी लेन है वो स्टेज कैरेज किस में चलाएंगे? इस तीसरी लेन में चलाएंगे, क्योंकि जो ये स्टेज कैरेज होता है इनको कम स्पीड पर चलने के लिए दोस्तों इनको मतलब पाबंद किया जाता है। इसलिए जो कम स्पीड पर चलेंगे वो किस में आएंगे? तीसरी लेन में आएंगे। सॉरी, जो ये एक सबसे बाएं लेन की बात कर रहा हूँ मैं, तीसरी या दूसरी इसमें कुछ नहीं है। या तो आप इसमें दाईं साइड की बोलेंगे, या मीडियम की बोलेंगे, या राइट जो लेफ्ट साइड की बोलेंगे। तो जो सबसे लेफ्ट साइड में है उस लेन में आपको स्टेज कैरेज वाहन को है वो चलाना है। ये वही प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन। मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन खालिस्तान पर किया जाता है? दुर्घटना स्थल पर, बीमा स्थल पर, दावा करने वाले के निवास स्थान पर, उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत अच्छा प्रश्न है, कितना अच्छा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया देखो आप। यानी कि मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन है कहाँ पर किया जाता है?
यहाँ पर आपको क्या है, इन तीनों ऑप्शंस को ध्यान से देखना है। अभी आपकी माना कि दुर्घटना किसी ए स्थान पर हो गई है, कहाँ पर हो गई है, ए स्थान पे। बी स्थान से आपने बीमा करवाया, सी स्थान पर आप रहते हैं, डी स्थान पर आपका क्या है, कोई न्यायालय है, क्या है, न्यायालय है, न्याय अधिकरण है, ठीक है, जो कि मोटर व्हीकल एक्ट में कहा जाता है। तो क्या आप इस ए स्थान पर जहाँ पर दुर्घटना हुई, घटित हुई है, यहाँ पर किससे आप मतलब कि क्लेम का दावा करोगे, किसी से नहीं करोगे, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। बीमा स्थल पर, बी पर आपने बीमा करवाया है, तो क्या बीमा कंपनी के पास में जाके आप क्लेम करोगे, नहीं करोगे। बीमा कंपनी क्लेम नहीं करती है, बीमा जहाँ जो बीमा स्थल होता है वहाँ पर आपको क्लेम नहीं करना है। नंबर 3 है दावा करने वाले के निवास स्थान पर, जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ रहने के स्थान पर, वहाँ पर दोस्तों किसको आवेदन करोगे, ठीक है। तो आवेदन कहाँ होता है, जहाँ पर न्याय अधिकरण होता है। क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन एक तो होता है दोस्तों, यानी कि क्षतिपूर्ति आपको अपने आप दे दी जाती है, एक होता है कि आप क्षतिपूर्ति के लिए आपको आवेदन करना पड़ता है। और दोस्तों यहाँ पर न्याय अधिकरण जो न्यायालय होता है वो आपकी मांग स्वीकार करता है, तब ये क्षतिपूर्ति मिलती है। तो आपका जो क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन होता है वो दोस्तों डी क्षेत्र में, यानी कि न्याय जो अधिकरण होता है उस न्याय अधिकरण में आवेदन करना होता है। किसमें, न्याय अधिकरण में। तो न्याय अधिकरण इन चारों में से ही नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि उपयुक्त में से कोई नहीं। मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन कहाँ करना होता है, न्याय अधिकरण में, क्लेम्स ट्रिब्यूनल में, ठीक है, दावा न्याय अधिकरण जिसे हम बोल सकते हैं। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूँ, प्रश्न संख्या 7 है, हल्के मोटर वाहन की पहचान आप कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है, बिना बोझ का वजन चेक करके, पूर्ण वाहन का वजन चेक करके, टायरों की संख्या चेक करके, उपयुक्त ए और बी। कितना अच्छा प्रश्न है, कितना घुमाया गया प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पर आप बिना बोझ का वजन चेक करके और पूर्ण वाहन का वजन चेक करके हल्के मोटर वाहन लाइसेंस का है, हल्के मोटर वाहन की जो पहचान आप कर सकते हैं। या तो खाली का वजन करेंगे या भरे हुए का वजन करके, आप दोनों के माध्यम से भी हल्का जो वाहन होता है उसका आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा वाहन है ये है, ठीक है। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो हल्का मोटर वाहन होता है उसका वजन 7500 किलोग्राम तक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ए और बी दोनों ऑप्शन है वो सही करने हैं, ए और बी, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है, दिशा संकेतक का रंग होता है अंबर, पीला, नारंगी, लाल। एकदम सिंपल प्रश्न है, सभी जानते होंगे। तो जो दिशा संकेत होते हैं उनका दोस्तों रंग होता है एम्बर, ठीक है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अब दोस्तों कुछ स्टूडेंट्स है यहाँ पर कंफ्यूज हो चुके हैं कि दिशा संकेतक का रंग कैसा होता है, और आपका जवाब होगा येलो कलर। क्या होगा, येलो कलर। दोस्तों मैं बता देता हूँ, येलो कलर, मैं भी येलो कलर को राइट करता हूँ, लेकिन अगर एम्बर आ गया, आपको अगर एम्बर चिन्ह यहाँ पर दिखाई देता है तो आपको एम्बर ही सही करना है। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ मैं बता देता हूँ, अगर पीला ना आए, एम्बर ना आए, तो आपको नारंगी भी सही कर सकते हैं। यानी कि ये तीनों ही कलर सही है। कौन कौन से, एम्बर कलर भी सही है, नारंगी भी सही है, पीला भी सही है। अब इनमें से जो होगा वही सही होगा। अब आप कहोगे कि तीनों कलर आ गए तो आप सही कौन सा करेंगे, तो सबसे पहले बता देता हूँ आपको, सबसे पहली प्राथमिकता आपको येलो देनी है, बाद में अगर येलो नहीं है तो ऑरेंज को देनी है। अगर ये दोनों आ गए और तीसरा रंग एम्बर आ गया तो आपको एम्बर को देनी है, क्योंकि दोस्तों जो आपके इंडिकेटर का रंग होता है वो ऑरेंज और येलो का मिश्रण रूप होता है एम्बर। तो आपका जो साइड इंडिकेटर होता है उसी की बात हो रही है, डायरेक्शन इंडिकेटर, यानी कि दिशा संकेतक जिसे हम बोलते हैं। तो आपको ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, आप समझ गए होंगे। यानी कि जो एम्बर कलर होता है वो ऑरेंज और येलो इन दोनों का मिश्रण होता है। क्या होता है, मिश्रण होता है, इन दोनों का मिला जुला रूप होता है, उसे कहते हैं एम्बर चिन्ह। और दोस्तों अगर आपके ऑप्शन में येलो भी आ जाए, एम्बर आ जाए, तो आपको राइट आंसर एम्बर को करना है। अगर आपके ऑप्शंस में नारंगी और एम्बर आ जाए तो भी दोस्तों एम्बर करना है। आपके ऑप्शंस में दोस्तों नारंगी और येलो आ जाए तो आपको येलो करना है। और आपके ऑप्शंस में एम्बर भी न हो और येलो न हो तो आपको ऑरेंज भी कर देना है। तो आपको ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। छोटी छोटी चीज़ें आप सीखोगे तो आपको कोई भी समस्या वो नहीं आएगी, ठीक है। तो प्रश्न संख्या जो 8 था इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूँ। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित वाहनों में से किस वाहन के लिए परमिट की आवश्यकता नहीं होती है। केंद्र सरकार के वाहन, राज्य सरकार के वाहन, मोटर वाहन विभाग के वाहन, ए और बी दोनों।
तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है जवाब है वो हो जाएगा। यानी कि जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो वाहन होते हैं या किसी निकाय में काम करने वाले वाहन होते हैं उनको परमिट की आवश्यकता है वो नहीं होती है, ठीक है। जैसे नगर पालिका में सफाई में जो गाड़ियाँ लगी रहती है उनको परमिट की आवश्यकता नहीं होती, एम्बुलेंस को नहीं होती, पुलिस को नहीं होती। इस प्रकार जो सरकारी वाहन होते हैं उनको दोस्तों परमिट की आवश्यकता है वो नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं, लाइसेंस जारी करने वाला प्राधिकारी कौन होता है। दोस्तों यहाँ पर टाइम जरूर लग सकता है, टाइम के साथ में दोस्तों यहाँ पर हम है वो टाइम से समझौता नहीं करते, ठीक है। हम जल्दी ख़त्म करने के चक्कर में दोस्तों यहाँ पर डेफिनेशन छोड़ नहीं सकते, हमें हर प्रश्न को समझना पड़ेगा। आपको इतना डीपली कोई भी अगर प्रश्न को समझाता है तो मुझे भी बताएं, मैं भी समझना चाहूँगा, क्योंकि समझने से ही दोस्तों सोल्व आउट होते हैं। और हम एक प्रश्न को पढ़ लेंगे तो उसका कन्फ्यूजन हमारे मन में चलता रहेगा, कोई बताने वाला नहीं है। तो ऐसा हम नहीं करेंगे, जो पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 10 है, लाइसेंस जारी करने वाला प्राधिकारी कौन होता है। संयुक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, मोटर वाहन निरीक्षक, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी और उप परिवहन कमिश्नर। तो बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। तो आप सभी को पता है हम आमतौर पर जो लाइसेंस जारी करवाते हैं वो कहाँ से करवाते हैं, हम आरटीओ कार्यालय में जाते हैं और वहाँ से लाइसेंस जारी करवाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर भी जो क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी। क्या हो जाएगा, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी। प्रश्न संख्या 11 हम देखते हैं, अस्थायी परमिट की अवधि होती है। अस्थायी परमिट की अवधि होती है 6 माह, 1 माह, 4 माह और 20 दिन। तो यहाँ पर आपको इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर मैंने आपको एक पहले भी एक वीडियो में मैंने बताना चाहा था कि एक होता है अस्थायी परमिट, धारा 87, इसके तहत जो परमिट जारी किया जाता है वो कम से कम 1 माह, लेकिन अधिकतम 4 माह के लिए जारी किया जाता है। क्या किया जाता है, कम से कम तो 1 माह, अधिकतम 4 माह। एक होता है विशेष परमिट दोस्तों, एक होता है विशेष परमिट, ये दोस्तों जारी किया जाता है धारा 88 के तहत और इसकी वैलिडिटी होती है अधिकतम 12 माह। हम कहते हैं कि भाई 4 माह तक के लिए तो अस्थायी होता है, तो इसका मतलब हो गया विशेष होता है 12 माह के लिए। तो हम कह सकते हैं कि जो विशेष परमिट होता है वो कहाँ से कहाँ तक होगा, 4 माह से 12 माह के बीच में। यानी कि जो अस्थायी होगा, अस्थायी की वैलिडिटी हो जाएगी 1 से 4 माह के बीच में, और जो विशेष परमिट होगा, विशेष परमिट की दोस्तों वैलिडिटी हो जाएगी 4 माह से 12 माह के बीच में। यहाँ पर धारा 87 लागू होती है, यहाँ पर धारा 88 लागू होती है। तो आपको ये धारा है, जो माह वैलिडिटी है, ये सब कुछ आपको सीखना है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 11 है, इसका सही जवाब हो जाएगा 4 महीनों से अधिक नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या जो 12 है ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है। अब आपको इसमें बताना है, आपकी अग्नि परीक्षा है, इसमें आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर बताएंगे कि एन का अर्थ क्या होता है। यात्री वहन के लिए कम से कम 4 पहियों वाले मोटर वाहन, माल वाहन के लिए कम से कम 4 पहियों वाले मोटर वाहन, यात्री वहन के लिए कम से कम 3 पहिया मोटर वाहन और माल वहन के लिए कम से कम 3 पहिया मोटर वाहन। तो यहाँ पर बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है कि भाई एन श्रेणी किसे कहते हैं। मैंने आपको ये कि हमारा जो कोर्स चल रहा है दिल्ली पुलिस ड्राइवर का, इसमें व्हीकल कैटेगरी का टॉपिक भी पढ़ा दिया है। उसमें मैंने आपको बताया था कि एक होती है एल, एक होती है एम, एक होती है एन। तो आपको एल में कौन सी आती है, पर्सनल व्हीकल्स, जो छोटी गाड़ियाँ होती है, पर्सनल गाड़ियाँ होती है, मोटरसाइकिल, रिक्शा, छोटी कारें जो हम पर्सनल यूज़ में लेते हैं, सारी आ जाती है। एम श्रेणी में वो गाड़ियाँ आती है जिनमें हम यात्री सवार होकर जाते हैं, ठीक है, जिनसे हम यात्री सेवा देते हैं। एन श्रेणी होती है जिसमें माल परिवहन होता है, यह हम कह सकते हैं भारी मालवाहक। भारी मालवाहक तो नहीं कह सकते, सॉरी, मैं माफ़ी चाहूँगा। यहाँ पर जो मालवाहक होते हैं उन्हें दोस्तों हम एन श्रेणी में रखते हैं। तो ये दोस्तों कम से कम 4 पहिए से अधिक होने चाहिए, 4 प्लस पहिए इसमें होनी चाहिए। तो एन श्रेणी का मतलब हो गया माल वहन के लिए कम से कम 4 पहियों वाले मोटर वाहन। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं, खालिस्तान में मोटर वाहन अधिनियम 1939 के संशोधन किए गए। खालिस्तान में मोटर वाहन अधिनियम 1939 के संशोधन किए गए। तो आपको प्रश्न संख्या 13 का है राइट आंसर बताना है 1988 और 1994। यानी कि जो 1939 का जो अधिनियम था उसमें संशोधन करके कौन सा जो अधिनियम बनाया गया था ये पूछा गया है। यानी कि जो अधिनियम 1939 का है इसमें संशोधन करके या इसको हटाकर कौन सा अधिनियम बनाया गया था, मोटर वाहन अधिनियम बनाया गया था। तो 1988 और इसके बाद 1994 में नियम आए थे, ये दोनों इसको ही दोस्तों इसको संशोधन करके वो बनाए गए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है, संकेतक जो सड़क के दृश्य खाके के लिए चिन्हित किए जा सकते हैं कहलाते हैं। द इंडिकेटर्स दैट मे बी मार्क्ड फॉर विजिबल आउटलाइन ऑफ द रोड इज कॉल्ड। सड़क मार्ग संकेतक
सड़क मार्ग अनुचित्रण यंत्र शलाका यानी कि रोडवे इंडिकेट डिलिनेटर, सड़क मार्ग रेखा, सड़क मार्ग संकेत। कितना घुमाया हुआ प्रश्न है, कितना स्टैंडर्ड हाई है इस प्रश्न का, आप देख सकते हैं पढ़ के भी, जहाँ पर हमें देखकर ये लगता नहीं कि यार इसका जवाब क्या होगा। यानी कि संकेतक जो सड़क के दृश्य खाके के लिए चिन्हित किए जा सकते हैं कहलाते हैं रोडवे डिलाइनेटर, यानी कि रोडवे डिलाइनेटर यानी कि सड़क मार्ग अनुचित्रण यंत्र शलाका। यानी कि जो सड़क होती है, माना कि ये कोई सड़क है, यहाँ पर दोस्तों जो रेखाएं बनी होती है लेन के लिए, यहाँ पर आप देखते हैं कि छोटे छोटे यहाँ पर क्या होते हैं, वो जो मतलब कि लाइटें लगी रहती है जो रात में वो चमकती है, क्या करती है, चमकती है और इन लेन को डिवाइड करने का काम करती है। तो ये जो ये मतलब कि सड़क संकेत होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो इनका नाम होता है दोस्तों सड़क मार्ग अनुचित्रण यंत्र शलाका। हिंदी में कितना अच्छा नाम है, कितना लंबा नाम है, कितना सुंदर नाम है। अंग्रेजी में रोडवे डिलाइनेटर, रोडवे डिलाइनेटर। पहली बार मैंने तो अपने जीवन में इस प्रश्न को पहली बार पढ़ा है, क्योंकि ऐसे प्रश्न जब सामने आते हैं तभी पता चलता है। तो ऐसे ही कई प्रश्न इस पेपर में आपको देखने को मिलेंगे, तभी मजा आएगा, तो थोड़ा सा जुड़े रहिए, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 15 है, किसी वाहन का इंजन चालू करने से पहले किसे चेक करने की आवश्यकता होती है। सिंपल प्रश्न है, हेडलाइट, ब्रेक्स, रेडिएटर जल स्तर और इंजन ऑयल स्तर, ईंधन। तो आपको सबसे ज़्यादा जो जरूरी होता है अपने इंजन को स्टार्ट करने से पहले क्या चेक करना चाहिए, कूलेंट और इंजन ऑयल। ये दो चीज़ें आपको देखनी होती है। उसके बाद में वैसे तो देखो आप गाड़ी चालू करोगे तो उससे पहले सारी चीज़ें आपको देख लेनी चाहिए किसी यात्रा पे जाने से पहले, लेकिन सबसे ज़रूरी है कूलेंट और इंजन ऑयल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है, शराब पीकर वाहन चालन की निजी वाहनों में अनुमति है, रात्रि समय में अनुमति है, सभी वाहनों में वर्जित है, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सभी वाहनों में वर्जित है। प्रश्न संख्या 16 है, इसका अब देखो दोस्तों एक चीज़ बता देता हूँ मैं, दो में अनुमति का कहा है तो अनुमति तो होती नहीं है, फिर कौन सा बचा, उपयुक्त सभी हो नहीं सकता, सभी वाहनों में वर्जित है, यानी कि प्रोहिबिटेड इन ऑल व्हीकल्स। किसी भी वाहन को आप शराब पीकर नहीं चला सकते। प्रश्न संख्या 17 है, हैंड ब्रेक का उपयोग किया जाना चाहिए, कब किया जाना चाहिए, वेग कम करने के लिए, अचानक ब्रेक लगाने के लिए, वाहन पार्क करने के लिए, उपयुक्त सभी। तो ये एकदम सिंपल प्रश्न है, इसका जवाब हो जाएगा वाहन पार्क करते समय। हैंड ब्रेक का इस्तेमाल कब करते हैं, वाहन को पार्क करते समय, ठीक है। प्रश्न संख्या हम 18 देखते हैं, परिवहन वाहन की अलग पहचान की जा सकती है, कैसे की जा सकती है, वाहन के रंग से, वाहन के नंबर प्लेट को देखकर, टायर के आकार को देखकर भेद नहीं किया जा सकता। ये भी एकदम वैसे सिंपल प्रश्न है, वाहन की जो नंबर प्लेट है उसको देखकर हम परिवहन वाहन क्या पता है वो लगा सकते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, कोई व्यक्ति अपना वाहन चालन लाइसेंस किसी दूसरे व्यक्ति को स्थानांतरित कर सकता है, यानी कि ए के पास लाइसेंस है, क्या ये अपना ए लाइसेंस है वो बी को दे सकता है गाड़ी चलाने के लिए, ये पूछा गया है। लाइसेंस प्रदान करने वाले प्राधिकारी की अनुमति से ऐसा कर सकता है, किसी भी परिस्थिति में वह स्थानांतरित नहीं कर सकता, बिना किसी अनुमति के वह स्थानांतरित कर सकता है, मामले की परिस्थितियों पर निर्भर है वो करता है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा किसी भी परिस्थिति में वह स्थानांतरित नहीं कर सकता, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 19 का बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं, खालिस्तान के नज़दीक हॉर्न वर्जित होता है, मस्जिद, चर्च, अस्पताल, न्यायालय, पुलिस स्टेशन, सभी। ये भी कितना अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर उपयुक्त सभी में अगर दोस्तों यहाँ पर अगर ये प्रश्न पहले कभी नहीं पढ़ा होता, पहली बार आप देखते हैं तो आपका जवाब सीधा डी पे जाता है कि भी मस्जिद है, चर्च है, मंदिर है, अस्पताल है, न्यायालय है, पुलिस स्टेशन है। भी सभी के पास में हम हॉर्न क्यों बजाएंगे, पुलिस स्टेशन के पास बजाएंगे तो पुलिस वाले बाहर आके हमारा चालान काट देंगे, तो हम ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा हमारा मानना होता है। लेकिन दोस्तों हॉर्न वर्जित कहाँ पर होता है, अगर पुलिस स्टेशन के सामने भी अगर ट्रैफिक है या कुछ सामने आ रहा है तो आपको हॉर्न का प्रयोग करना चाहिए। इसलिए दोस्तों यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा अस्पताल और न्यायालय, अस्पताल और न्यायालय। क्यों न्यायालय में, क्योंकि न्याय होता है, अस्पताल में दोस्तों रोगी होते हैं, इसलिए दोनों जगह पर हॉर्न का बजाना है वो वर्जित होता है। रुक के संकेत का रंग क्या होता है, आपको प्रश्न संख्या 21 का जवाब कमेंट सेक्शन में बताना है। इतनी में मैं पानी पी लेता हूँ, ठीक है। आपने प्रश्न का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दिया होगा। व्हाट इज द कलर ऑफ स्टॉप साइन, स्टॉप साइन का कलर आपको बताना है। तो स्टॉप साइन का कलर वो रेड होता है, ऑप्शन में ऐसे ही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 देखते हैं, निम्नलिखित संकेत दर्शाता है, बिल्कुल सिंपल है, गिव वे का चिन्ह है, उल्टा त्रिभुज है, आदेशात्मक संकेत है, और ये जो उल्टा त्रिभुज है ये लाल में होता है, बीच में से सफेद होता है, ठीक है, उल्टा त्रिभुज होता है। प्रश्न संख्या 23 है, निम्नलिखित संकेत दर्शाता है, ऐसे घुमाया हुआ,
गोल आकृति आदेशात्मक, काट दिया गया मतलब कि नहीं करना, मतलब कि यू टर्न आपको नहीं लेना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है, वाहन खड़ा करना मना है, संकेत के लिए किस रंग की पृष्ठभूमि का प्रयोग किया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। यानी कि जो नो पार्किंग का जो साइन होता है उसमें पृष्ठभूमि को पूछा है, गोल आकृति में होता है, यहाँ पर एक रेखा है, यहाँ पर ऐसे बनाई जाती है। तो यहाँ पर आपको इसका सोच समझ के जवाब देना है। मैं आपसे 10 सेकंड मांगता हूँ, आपको इसका जवाब देना है। देखें आप क्या बताते हैं, मुझे पूरा पता है आप इसका जवाब गलत देंगे। या तो आप लाल देंगे, और सफ़ेद ऑप्शन में है नहीं तो आप सफ़ेद भी देते, ये भी मैं मान सकता हूँ, लेकिन दोनों ही गलत है। इसका जवाब होता है नीला कलर, ब्लू कलर। यानी कि जो ये जगह होती है यहाँ पर, ये जो बॉर्डर होता है लाल रंग में होता है, बीच में जो जगह होती है ये दोस्तों नीले कलर में होती है, ये रेखा है ये भी रेड कलर में होती है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। प्रश्न संख्या 25 देखते हैं, निम्नलिखित में संकेत खालिस्तान वाहनों का केवल प्रवेश दर्शाता है। क्या दर्शाता है? 3.5 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले, 3.5 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले, 3.5 मीटर तक की ऊंचाई वाले, इनमें से कोई नहीं। यानी कि ये किन वाहनों को प्रवेश दे सकता है? क्या अधिक वाले जा सकते हैं, अधिक चौड़ाई वाले जा सकते हैं, क्या अधिक मीटर तक ऊंचाई वाले? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो एरो नीचे की ओर आ रहे हैं, एक ऊपर एक नीचे, ये ऊंचाई को दर्शाता है पहली बात तो। और इसका मतलब क्या है? 3.5 का मतलब है कि अधिकतम आपके वाहन की ऊंचाई 3.5 मीटर हो सकती है। तो ये पहला तो ऑप्शन तो अधिक की बात कर रहा है, गलत हो जाएगा। दूसरा चौड़ाई की बात कर रहा है, चौथा इनमें से कोई नहीं। यानी कि तीसरा ऑप्शन है 3.5 मीटर तक की ऊंचाई वाले वाहन है यहाँ पर प्रवेश कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 26 है, आप किसी चौराहे पर पहुंच रहे हैं जहां पीला संकेत ब्लिंक कर रहा हो, तो आप क्या करेंगे? आप किसी चौराहे पर पहुंच रहे हैं जहां पीला संकेत ब्लिंक कर रहा हो, तो आप क्या करेंगे? तो आपको ये बताना है। पीला संकेत ब्लिंक कर रहा है यानी कि ऑन ऑफ हो रहा है, लगातार ऑन ऑफ। इस स्थिति में आपको क्या करना है? चूंकि कोई प्रतिबंध नहीं है, उसी रफ्तार से आगे बढ़ेंगे, गलत बात है। गाड़ी रोक दें, हरे संकेत होने का इंतजार करें, ये भी गलत है। गाड़ी को धीरे करें, यह सुनिश्चित करने के बाद ही ऐसा करना सुरक्षित है, आगे बढ़ें। यानी कि आपको अगर पीला संकेत ब्लिंक करता दिखे तो आपको क्या करना है? पहले गाड़ी को धीमा करना है, वो सुरक्षित लगता है तो आपको गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए चलते जाना है। ठीक है, यानी कि बात आती है केवल धीरे करने की और सुरक्षित आगे बढ़ने की। किसमें? पीली बत्ती अगर ब्लिंक कर रही है और पीली बत्ती अगर लगातार ऑन है, तो आपको क्या करना है? स्टॉप रेखा से पहले गाड़ी को रोकना है। क्या करना है? स्टॉप रेखा से गाड़ी को पहले रोकना है। अगर आप इस स्टॉप रेखा को पार कर चुके हैं तो दोस्तों आपको चौराहे को खाली है वो करना है। प्रश्न संख्या 27 देखते हैं, सभी मोटर वाहन खालिस्तान द्वारा कवर होनी चाहिए। यहाँ पर यह बताया गया है कि कम से कम आपका जो वाहन है उसके पास में कौन सा बीमा होना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों मैं बता देता हूँ, एक पार्टी होती है प्रथम, द्वितीय और तृतीय। इन 3 पार्टियों में से तो दोस्तों आपके पास में थर्ड पार्टी जो बीमा होता है वो आपके पास में कम से कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कम से कम थर्ड पार्टी बीमा आपके पास में होना चाहिए। यानी कि आपकी गाड़ी से अगर किसी तीसरे व्यक्ति का नुकसान हो जाता है तो उसकी भरपाई बीमा कंपनी कर सके, इसके लिए थर्ड पार्टी बीमा है सरकार ने कंपलसरी कर रखी है। जो सेक्शन 146 है जिसके तहत आपको बीमा बनवाना आवश्यक है, और अगर नहीं बनवाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो धारा 196 में आपके ऊपर है वो लगाई जाती है। जुर्माना राशि 2000 रुपये इसमें प्रथम बार, दूसरी बार में 4000 जुर्माना है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। प्रश्न संख्या हम अगले पर चलते हैं, तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 28 है, आगे चलने वाले वाहन से रखी जाने वाली न्यूनतम दूरी क्या होती है? 10 मीटर, 5 मीटर, रफ्तार के अनुसार सुरक्षित दूरी, और इनमें से कोई नहीं। तो बहुत अच्छा प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिला है। इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा रफ्तार के अनुसार सुरक्षित दूरी। अगर यहाँ पर 2 सेकंड रूल की बात आ जाती है तो आप उसको भी ध्यान में रखना है। ये जो सुरक्षित दूरी होती है ये 2 सेकंड रूल के अनुसार होती है। यानी कि आपका वाहन 2 सेकंड में जितनी दूरी तय करता है उतनी दूरी आपको सामने वाले वाहन से है वो रखनी होती है। ये होता है 2 सेकंड का रूल। ठीक है, प्रश्न संख्या 29 है, निजी वाहनों में ले जाए जाने वाले यात्रियों की संख्या किसमें उल्लेखित होती है? पंजीयन प्रमाण पत्र, कर टोकन, परमिट में, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो निजी वाहन होते हैं इनमें दोस्तों जो आपका आरसी होता है यानी कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इसमें ये लिखा जाता है कि आप इस गाड़ी में कितने यात्रियों को बैठा सकते हैं। प्रश्न संख्या 30 है, अतिलंघन वर्जित होता है जब खालिस्तान सड़क सफ़ेद रंग की खंडित मध्य रेखा से चिन्हित हो, जब सड़क पीले रंग की सतत मध्य रेखा से चिन्हित हो, वाहन खड़ी पहाड़ी पर चलाई जाती है, इनमें से कोई नहीं। या अतिलंघन का मतलब है कि उसको पार करना, ओवरटेकिंग इज प्रोहिबिटेड। अब देखो ओवरटेकिंग का नाम क्या आया है? अतिलंघन।
अतिलंघन, कितना अच्छा नाम है, अतिलंघन यानी कि ओवरटेकिंग। तो ये देखो नए नए शब्दों से हमें खेलना पड़ेगा अगर हमें परीक्षा पास करनी है तो दोस्तों। तो यहाँ पर हमें जो सतत, यहाँ पर देखो एक नाम आया सतत, सतत को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस, यानी कि जो लगातार ठोस रेखा जिसे बोलते हैं, वो ठोस रेखा ही यहाँ पर सतत के रूप में आई है, सतत नाम इसका ही है दोस्तों। तो सतत रेखा जो मध्य में होती है वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, पीली रेखा को पार नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है वो हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर एक चीज़ और देखते हैं कि भाई ये तो आ गई बात है सामान्य सड़क की, लेकिन ऑप्शन नंबर सी भी हमारे सामने है, वाहन खड़ी पहाड़ी पर चलाई जाती है, यानी व्हीकल इज ड्राइवन ऑन ए स्टीप हिल, यानी आपका वाहन लगातार ऊपर की ओर जा रहा है। क्या जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। तो आप किसी भी व्हीकल को ओवरटेक नहीं करेंगे, ये नियम बनाया गया है। यानी आप किसी पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं या उतर रहे हैं तो आप किसी भी वाहन को है तब तक पार नहीं करेंगे जब तक या तो आप टॉप में नहीं पहुंच जाते या एकदम डाउन में नहीं पहुंच जाते। तो ऑप्शन नंबर सी भी इसमें राइट आंसर है। अब दोस्तों आप एक चीज़ बताइए, इन दोनों में से खतरा सबसे ज़्यादा किस में है, जब हम पहाड़ी पे चढ़ाई करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो दोस्तों होगा। अगर सी ऑप्शन में नहीं होता है तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी भी सही है। हाँ मैं मानता हूँ प्रश्न संख्या इस 30 का ऑप्शन नंबर बी भी सही जवाब है, लेकिन सी इससे भी और अच्छा जवाब है। तो आपको इन दोनों में अंतर करना है, आपको सबसे अच्छा आंसर बताना होता है, तभी आपको इसमें अंक वो मिलते हैं। तो अतिलंघन वर्जित होता है कभी, जब आप किसी पहाड़ी पे चढ़ रहे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, आपको टिक करना है। ठीक है, अगले प्रश्न पर मैं चलता हूँ। प्रश्न संख्या 31 है, यदि सड़क को खंडित रेखाओं से चिन्हित किया गया हो तो आप क्या कर सकते हैं, पथ परिवर्तित नहीं करेंगे, यदि आवश्यकता हो तो पथ परिवर्तित कर सकते हैं, वाहन रोक देंगे, इनमें से कोई नहीं। तो ये तो एकदम सिंपल प्रश्न है, आपको भी आ रहा होगा। यदि आवश्यकता है तो पथ परिवर्तन आप है वो कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का जवाब है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है, राष्ट्रीय राजमार्गों पर अधिकतम अनुमत गति कितनी होती है। जो नेशनल हाईवे होते हैं जो केंद्र सरकार के नियंत्रण में रहते हैं, उनके ऊपर आप अधिकतम कितने किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी है वो चला सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। वर्तमान में दोस्तों मोर्थ ने इसका जो मतलब कि रूल है वो बदल दिया है, वो नए रूल से हम जल्द ही अवगत होंगे। हमने RTI के माध्यम से इसका जवाब जानने का प्रयास किया है, लेकिन मोर्थ के पास में भी इसका सही जवाब नहीं है, क्योंकि अलग अलग स्टेट में और कंडीशंस के हिसाब से NH पर भी जो है लिमिट है वो अलग अलग होती है। तो आपको यहाँ पर डरने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार का प्रश्न आ जाए तो आपको NH पर है जो मूल रूप से आपको जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर ही बतानी है, और SH किया जाए तो SH पे आपको 50 बतानी है। ठीक है, 50 ऑप्शन में नहीं हो तो 60 ही करनी है। अन्य सड़कों पर बात करें तो 40 आपको करनी है। फ्लैशिंग पीला संकेत प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 33 है, फ्लैशिंग पीला संकेत प्रयोग किया जाता है जब यातायात प्रकाश काम नहीं कर रहे होते, आप धीरे हो जाएं और सावधानी से आगे बढ़ें, लोग काम पर होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, ये मेरे हिसाब से प्रश्न इस पेपर में दोबारा रिपीट हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, आप धीरे हो जाएं और सावधानी से आगे बढ़ें। प्रश्न संख्या 34 है, प्रत्येक वाहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधिक आवश्यकता है। प्रत्येक वाहन के लिए विधिक आवश्यकता है प्राथमिक उपचार बॉक्स, अतिरिक्त पहिया, ऑडियो प्रणाली, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों वैसे तो देखो स्पेयर टायर है वो भी सभी के लिए आवश्यक होता है, ऑडियो प्रणाली कोई ज़रूरी नहीं होता, लेकिन प्राथमिक उपचार जो बॉक्स है ये भी दोस्तों वाहनों में वो ज़रूरी होता है। तो इसलिए इसका सबसे अच्छा जवाब है वो होगा प्राथमिक उपचार बॉक्स। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या हम अगला देखते हैं 35 नंबर, बोझ वहन की, जिसमें बोझ पीछे की ओर वाहन से बाहर निकला होता है। आपका व्हीकल ये है, इसमें आपने वाहन के अंदर माल भरा, वो वाहन का जो माल है वो बाहर निकल गया, थोड़ा सा पीछे लटक गया। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि ये कितना बाहर निकल सकता है या क्या इसकी मतलब कंडीशन है। तो यहाँ पर आपको ये बताना है। प्रश्न ऑप्शन में 1 है, सदा अनुमति होती है। उचित चेतावनी प्रकार से ध्वज सहित वाहन के पिछले छोर से 1 मीटर तक बढ़ाने की अनुमति होती है, अनुमति नहीं होती है, और इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा कि आपको उचित चेतावनी प्रकार से ध्वज सहित वाहन के पिछले छोर से 1 मीटर तक बढ़ाने की है वो अनुमति होती है। यानी कि आप 1 मीटर है वो आप इसको बाहर है पीछे की ओर निकाल सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूँ। प्रश्न संख्या 36 है, किसी मोटर कार में किन लोगों को सीट बेल्ट पहनने की आवश्यकता होती है। किसी मोटर कार में चालक को, आगे बैठे यात्री को, सामने देखते हुए पिछली सीट पर बैठे यात्री को, उपयुक्त सभी को। तो सीट बेल्ट वाहन में सभी को पहना होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 देखते हैं, अशक्त यात्री गाड़ी का अर्थ है मोटर वाहन को खालिस्तान के उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। दिव्यांगत
से ग्रसित व्यक्ति, महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक, 18 से कम उम्र के बच्चों के लिए। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है हो जाएगा दिव्यांगता से ग्रसित व्यक्ति, यानी कि विकलांग व्यक्तियों के लिए दोस्तों अशक्त यात्री गाड़ी यानी कि इनवैलिड कैरीज है वो इसमें उपयोग किया जाता है। लेकिन मैं बता देता हूँ वर्तमान में अशक्त गाड़ी यानी कि इनवैलिड कैरीज का नाम बदल दिया गया है और इसको अडेप्टेड व्हीकल है इसका नाम कर दिया गया है। हिंदी में बात करूँ तो रूपांतरित यान इसका नाम है, रूपांतरित यान इसका कर दिया गया है। अन्य नाम की बात करूँ तो इसका नाम अनुकूलित यान भी है दोस्तों इसे कहा जाता है। तो ये शारीरिक विकलांग व्यक्तियों के लिए वो स्पेशल रूप से डिजाइन किए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा ये आपको जरूर बताना है, ठीक है। मज़ा आ रहा है प्रश्न को देख के, इस मेरी जो डेफिनेशन है, मेरा जो प्रयास है आपको समझाने का, इसमें आपको मज़ा आता है तो दोस्तों इस मेहनत करें, नहीं तो अपने हिसाब से मैं भी मज़े करूँ, क्यों यहाँ पर आपके सामने मतलब इस प्रकार के काम करूँ, ठीक है। तो आपको आनंद आ रहा है नहीं आ रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आ रहा है तो दोस्तों इसको लाइक तो करना ही है ना, और लाइक भी करना है, अपने दोस्तों के पास में भेजना भी है। तो ये काम कौन करेगा? अगर ये काम मैं करने लग गया तो फिर मैं आपको पढ़ाई कब करवाऊंगा? तो काम आपका ड्यूटी बनती है लाइक करना, इसको आगे अपने दोस्तों के पास में शेयर करना और कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लग रहा है, ठीक है। तो ये तो आप कर ही सकते हैं। प्रश्न संख्या 38 देखते हैं। किसी मोटर वाहन की अधिकतम चौड़ाई कितनी होती है? किसी मोटर वाहन की अधिकतम चौड़ाई कितनी हो सकती है? एक तो प्रश्न आता है कि जहाँ पर चौड़ाई सीमा का बोर्ड लगा होता है वहाँ पर कितने मीटर से चौड़े से अधिक वाहनों का प्रवेश वर्जित होता है, तो इसका जवाब होता है 2 मीटर। लेकिन यहाँ पर प्रश्न अलग है, यहाँ पर पूछा है कि भी किसी मोटर वाहन की अधिकतम चौड़ाई कितनी हो सकती है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब आपको बताना, ऑप्शन नंबर 3.6 मीटर, नंबर ऑप्शन 2.8 मीटर, 2.6 मीटर, 3.2 मीटर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 2.6 मीटर। क्या हो जाएगा? 2.6 मीटर इसका सही जवाब है हो जाएगा। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूँ। अपर पंजीकरण प्राधिकारी कौन होता है? हु इज द एडिशनल रजिस्टरिंग अथॉरिटी? संयुक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, मोटर वाहन निरीक्षक, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, उप परिवहन अधिकारी। आज ये अधिकारी से संबंधित ये तीसरा प्रश्न आ गया दोस्तों यहाँ पर। तो अब दिल्ली पुलिस में जो आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको सजग रहना है, आपको भी अधिकारियों से संबंधित जो प्रश्न है पूछे जाते हैं इनको आपको ध्यान रखना। लगभग ये रिपीट हो चुके हैं, आपको बस यही ध्यान रखना है। तो एक तो होता है RTO, एक होता है DTO डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है, एक होता है जॉइंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस यानी कि JRTO, ठीक है। तो ये तो सबसे निचले स्तर पर, 2 नंबर पर ये, 3 नंबर पर ये हाई लेवल पे ये होता है DTO। तो आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पर अपर पंजीकरण यानी कि एडिशनल रजिस्टरिंग अथॉरिटी, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 यानी कि JRTO यानी कि संयुक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, जॉइंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर इसका सही जवाब है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या हम 40 देखते हैं। HSRP यानी कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट, बहुत अच्छा जवाब है, लागू करने के संबंध में केंद्र सरकार की क्या भूमिका होती है? उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेटों के मानकों एवं विशिष्टताओं को अधिसूचित करना, इन विशिष्टताओं के आधार पर प्लेटों का परीक्षण और विक्रेताओं को टाइप स्वीकृति प्रदान करने वाली परीक्षण एजेंसियों को अधिसूचित करना, लागू होने की तिथि अधिसूचित करना और उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त दिए गए सारे के सारे जवाब है वो सही है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41 देखते हैं। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर पार्किंग निषिद्ध होती है यानी कि मनाही होती है? पगडंडी पर, एक तरफे सड़क पर, 2 तरफे सड़क पर, खड़े किए गए वाहनों के आगे। अब देखो चारों ही ऑप्शन ऐसे नजर आ रहे हैं जैसे कि चारों ही सही है, लेकिन ऑप्शन एक ही सही होगा। तो आपको मैं बता देता हूँ, सड़क पर हम जैसे 1 वे हो चाहे 2 वे हो या खड़े किए गए वाहन हो, यहाँ पर तो चलो हम कर देते हैं तो कोई बात नहीं, जुर्माना लगता है। लेकिन जहाँ पर पगडंडी है, पगडंडी कोई वाहन को खड़ा करने के लिए नहीं होती, क्योंकि हम बात करते हैं एक तरफा संकेत की, वहाँ पर वाहन ही चलता है, वाहन अगर खराब भी हो जाता तो वहाँ पर भी तो गाड़ी रुकती है। इसके अलावा 2 तरफा होता है, एक खड़े किए गए वाहन होते हैं, इसका मतलब ये डी में तो कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है। ऑब्जेक्शन हमें केवल बी में था, एक तरफा सड़क संकेत। लेकिन पगडंडी होती है जहाँ पर इंसान चलते हैं, आते हैं, जाते हैं, तो यहाँ पर पगडंडी पर आपको किसी भी स्थिति में आपको गाड़ी है वो नहीं पार्क करनी है, ठीक है, किसी भी स्थिति में। तो सबसे अच्छा जवाब कौन सा हो जाएगा? पगडंडी पर। देखो कभी कभी क्या होता है, कोई भी एग्जाम में एग्जामिनर ये खुद चाहता है कि मुझे एक मतलब कि मजा हुआ खिलाड़ी चाहिए, जो कि एक अच्छा खिलाड़ी हो पढ़ाई में भी और ड्राइविंग में भी, ड्राइविंग का अच्छा नॉलेज रखता हो। तो यहाँ पर आपको चारों ऑप्शन, देखो यहाँ पर अच्छे ऑप्शन थे, चारों में से आपको सबसे अच्छा जवाब है वो चुनना था। तो सबसे अच्छा जवाब कौन सा है? पगडंडी पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 है।
बहुअक्षीय वाहनों को छोड़कर मालवाहक के संदर्भ में राष्ट्रीय परमिट के रूप में प्रयोग के लिए उद्दिष्ट वाहन की आयु कितनी होती है, यानी कि व्हाट इज द एज ऑफ द मोटर व्हीकल इंटेंडेड फॉर द यूज एज ए नेशनल परमिट व्हीकल इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स कैरिज अदर देन मल्टी एक्सल। अब देखो मल्टी एक्सल शब्द आ गया है, तो अब मल्टी एक्सल आते ही हमारा जो मतलब कि जिसने हमारी क्लास 41 परमिट देख लिए उसके इस पेपर में 3% सही हो गए एकदम सटाक से परमिट वाले, ठीक है। उसको अस्थायी परमिट का पता है, स्थायी परमिट का पता है, और यहाँ पर ये पूछा गया कि मल्टी एक्सल के लिए, बिना मल्टी एक्सल के लिए, या जो मोटर कैब है, बिना मोटर कैब है, इन सभी वाहनों के लिए दोस्तों जो आप परमिट जारी करते हैं तो वो कब तक वैलिड रहता है, तो उसकी सारी की सारी चीज़ें हमने क्लास संख्या 41 परमिट के संबंध में हमने स्पेशल क्लास बना रखी है। आपने अगर अभी तक नहीं लिए तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, स्टडी एट होम जितनी मेहनत करके आपको पढ़ाई कराएगा, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है वही दोस्तों आपको पढ़ाते हैं हम। हमारा यही वादा होता है, हम बिना फालतू के किसी को गुमराह नहीं करते, और एक छोटा सा अमाउंट आपको पे करना है और हमसे जुड़कर अच्छी अपनी पढ़ाई है वो करनी है। तो आप अभी भी जो हमारा डीपी ड्राइवर का कोर्स है ज्वाइन कर सकते हैं, और इसमें लगभग 45 क्लास अभी अपलोड हो चुकी है। ड्राइवर जो मेंटेनेंस है उसको हमने स्टार्ट कर दिया है, जल्दी उसकी 2-3 क्लासें आपको जल्दी देखने को है मिलेगी, तो आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, कैसे करना है, इसके लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज भेज सकते हैं, और अपनी कोई भी सुझाव है, समस्या है, वो मुझे बता सकते हैं। 8764188848, ठीक है। तो इन नंबरों पे आप कांटेक्ट करें। तो ये प्रश्न था दोस्तों, परमिट होता है, जो आपके राष्ट्रीय परमिट होता है वो 2 प्रकार से होता है, एक होता है 12 साल के लिए, एक होता है 15 साल के लिए। सामान्य वाहनों के लिए दोस्तों 12 साल के लिए होता है सामान्य वाहन, लेकिन अगर मल्टी एक्सल वाहन है तो दोस्तों आपका जो परमिट है वो 15 साल के लिए जारी किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप देखते हैं 15 साल के लिए नहीं, आपके वाहन की उम्र 15 साल होने तक, वाहन की उम्र की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पर, यानी आपका वाहन है अगर 12 साल हो जाता है तब तक, या अगर मल्टी एक्सल वाहन है तो 15 साल की उम्र होने तक दोस्तों उसको परमिट है वो जारी किया जा सकता है, ये पूछा गया है। तो आपको ये बताना है। वहीं दोस्तों जो हल्के मोटर वाहन होते हैं, पर्यटक जो परमिट दिया जाता है, पर्यटक परमिट, तो अगर मोटर केब है तो दोस्तों आपको 9 साल तक परमिट दिया जा सकता है, और अगर दूसरे वाहन है तो दोस्तों आपको केवल 8 साल तक वहाँ पर परमिट है वो दिया जा सकता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यह है एक वाहन की उम्र के बारे में कथन। तो प्रश्न संख्या 42 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पर आ गया है अदर देन मल्टी एक्सल का पूछता तो 15 वर्ष होता, अदर दिन आ गया तो ऑप्शन नंबर जो डी है 12 वर्ष, ये सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है, यात्री के समय जब कोई वाहन सड़क किनारे खड़ा की जाती है तो वाहन को लॉक किया जाना चाहिए। ऐसे वाहन को चलाने के लिए लाइसेंसधारी व्यक्ति को चालक की सीट पर होना चाहिए। पार्क लाइट ऑन होनी चाहिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सभी को पता है रात में गाड़ी अगर सड़क के किनारे खड़ी करते हैं तो पार्किंग लाइट ऑन होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 44 है, सड़क परिवहन राजमार्ग तथा सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों के केंद्रीय मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण, नितिन गडकरी, अमित शाह है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रश्न संख्या जो 44 है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नितिन गडकरी है, वो आपके सड़क परिवहन के मंत्री है, सभी जानते हैं वैसे। प्रश्न संख्या 45 है, गियर्ड वाहन के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम आयु कितनी है? सभी को पता है गियर्ड वाहन के लिए कितना घुमा के प्रश्न पूछा गया है, 18 वर्ष होगा। यानी कि गियर वाली जो गाड़ियां हैं उनके लिए लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम आयु कितनी होती है दोस्तों? यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18 वर्ष। प्रश्न संख्या 46 है, बिना पगडंडी की सड़क पर पैदल यात्री को, बिना पगडंडी की सड़क पर पदयात्री को किस साइड में चलना चाहिए? दोस्तों ये दूसरी बार प्रश्न आ चुका है, पहले राजस्थान हाईकोर्ट में पूछा गया था, और वो दोस्तों इसरो, ये जो मैं पेपर बता रहा हूँ इसरो 2022 का पेपर है, इसमें भी पूछा जा चुका है। और इसका जो ऑफिशियल आंसर की जो इसका जवाब है वो होगा सड़क की दाईं ओर, यानी आपको उल्टी साइड में चलना है, राइट साइड में इसमें आपको है वो चलना होता है अगर सड़क पर फुटपाथ नहीं बना हुआ तो। बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको ध्यान में रखना है, आप यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं। मोटर वाहन में फॉग लैंप प्रयोग किए जाते हैं या उपयोग किए जाते हैं? रात्रि के समय, धुंध के समय, जब विपरीत दिशा से आने वाला वाहन है और डिम लाइट उपयोग न कर रहा हो, उपयोग सभी। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, फॉग लैंप का उपयोग हमेशा धुंध में वो किया जाता है। प्रश्न संख्या 48 है, मोटर वाहन की आयु सीमा निर्धारित करने की शक्ति किसके पास है? मोटर वाहन की
आयु सीमा निर्धारित करने की शक्ति किसके पास है, आपको ये बताना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा केंद्र सरकार को। दोस्तों केंद्र सरकार राज्य सरकार को भी इसके लिए परमिट दे सकती है, लेकिन मूल रूप से जो इसका अधिकार होता है, शक्ति होती है, वो केंद्र सरकार के पास होती है, क्योंकि केंद्र सरकार ही दोस्तों मोटर व्हीकल एक्ट है इसको बनाती है, इसे लागू करवाती है, इसमें संशोधन करती है। तो जो शक्ति होती है वो इसी केंद्र सरकार के पास में होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49 है, क्या कोई सिविल कोर्ट इस अधिनियम के अधीन परमिट देने के प्रश्न के संबंध में अपना न्याय अधिकार क्षेत्र उपयोग कर सकता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको बताना है, नहीं, सिविल कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता, मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है। हाँ, कर सकता है जब आवश्यक हो, कर सकता है अगर उच्च न्यायालय मामले को सिविल न्यायालय को भेजता है। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, यानी परमिट के संबंध में अगर कोई इश्यू आ रहा है और दोस्तों मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अगर कोई न्याय जो अधिकरण है कहीं पर स्थापित किया गया है, कहीं पर न्याय अधिकरण स्थापित किया गया है, तो दोस्तों आप सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते, आपको इसी जो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत न्याय अधिकरण की स्थापना की गई है उसी कोर्ट में आपको जाना पड़ेगा और अपनी अपीलें वहीं पर करनी पड़ेगी, न कि सिविल कोर्ट में। सिविल कोर्ट कहते हैं जो नागरिकों के सामान्य मामले सुनते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर परमिट से संबंधित है तो आपको दावा न्याय अधिकरण यानी कि न्याय अधिकरण में आपको अपील करनी होगी। यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा नहीं, सिविल कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता। प्रश्न संख्या 50 है, बिना बीमा वाले किसी वाहन को चलाने के लिए क्या परिणाम होंगे? 6 महीनों का कारावास हो सकता है, 3 महीनों का कारावास हो सकता है, या 1,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है, 3,000 रुपये का जुर्माना होगा। अधिनियम के अनुसार है वो कारावास की सज़ा आपको दी जा सकती है। तो ये प्रश्न, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा? इस प्रश्न को मैंने पोज किया है, मैंने भी समझाया क्योंकि मैं भी इसमें कंफ्यूज हो गया हूँ, और कंफ्यूज होने वाली बात है क्योंकि जो धारा 196 है, धारा 196 में ये कहती है कि अगर आप बिना बीमा वाला गाड़ी चलाते हैं तो अगर आप प्रथम बार इसमें मतलब कि प्रथम बार इसमें अपराध करते हैं तो इसमें 2,000 का जुर्माना है, वो दूसरी बार में 4,000 का जुर्माना है, और साथ ही 3 माह का दोस्तों आपको यहाँ पर क्या होता है 3 माह की जेल या कारावास का प्रावधान भी यहाँ पर किया गया है। लेकिन ऐसा इस प्रकार से किसी भी ऑप्शन में नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये दोस्तों 2019 से पहले का जो प्रावधान था यही लिखा गया है। इसका मतलब है कि जो पेपर बना रहे हैं वो भी मतलब कि मुझे लगता है अनपढ़ है, उनको भी भेड़ बकरियाँ चरानी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर वो भी इतना ध्यान नहीं दे रहे कि भी 2022 में कोई हम इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इतनी बड़ी संस्था का हम ड्राइवर का पेपर ले रहे हैं, और हम पेपर में प्रश्न कब के दे रहे हैं जब संशोधन हो गए हैं। तो ओल्ड जो गलत जानकारी है उसको हम यहाँ पर पूछ रहे हैं। तो अब यार कोई एक सामान्य जो बालक इस पेपर में बैठेगा वो क्या करेगा, वो इतनी डीपली कैसे सोच सकता है? तो यहाँ पर इसका जवाब तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि 2019 से पहले ये जवाब सही था, लेकिन अब प्रेजेंट में ये जवाब गलत है। अब क्या है, प्रथम बार के लिए 2,000, दूसरी बार के लिए 4,000 जुर्माना है अगर आप बिना बीमा के वाहन का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको 50% यहाँ पर करवाए हैं। मेरा गला बैंड गया है, काफ़ी लंबी क्लास हो चुकी है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। कुछ अगर दिक्कत इस क्लास में हुई है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओगे किस प्रकार का हम इस क्लास में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, किस प्रकार का हम इसमें और सुधार कर सकते हैं, हमने क्या इस क्लास में कमी छोड़ी है, वो सारी चीज़ें आपको कमेंट में बतानी पड़ेगी, तभी हम अपने आप में सुधार कर पाएंगे। अगर आप चुपचाप बैठे रहे, गलतियों को सुनते रहे, तो फिर दोस्तों यहाँ पर इसका क्लास का कोई मतलब है वो नहीं है। तो आपको अपना सुझाव है जरूर भेजना है, सुझाव आप कमेंट में बता सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पर भी कर सकते हैं, और सब कुछ ओके है तो ओके भी लिखें, सब ठीक है ये भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों मैं फिर से बता देता हूं, अगर आप दिल्ली पुलिस ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप दिल्ली पुलिस ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा कोर्स वो ज्वाइन कर सकते हैं। इस ऐप का लिंक